हाय बच्चा पार्टी, हाउ आर यू डूइंग। आज तो एक मज़ेदार चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं और मैं आपको क्या बोलूँ, मतलब मज़ा आ जाएगा। मिस्टर इंडिया देखी है ना सबने? जिन्होंने नहीं देखी है वो आज देख लेंगे, क्योंकि आज हम कुछ वैसा ही पढ़ने वाले हैं, स्टोरी ऑफ एन इनविजिबल मैन। कितना मज़ा हो ना, हमें भी चांस मिले, हम ऐसे गायब हो जाएं, हमें कोई देख ना पाए। अच्छा ये बताना मुझे कि अगर आपको चांस मिलता है इनविजिबल होने का, तो क्या क्या करने वाले हो, है ना? किस किस को तंग करने वाले हो। और इट इज़ सच अ फन ना, सोचो तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन जब भी हमें कोई ऐसी पावर मिलती है तो हमें हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि हमें उसका मिसयूज़ नहीं करना है, ठीक है? चलो फिर, तो आज का जो चैप्टर है वो आपका है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। एंड ये आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, राइट? और इट इज़ रिटन बाय H.G. वेल्स। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट मतलब पैरों के निशान बट बिना पैरों के। अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना पैरों के निशान आ रहे हैं, कलयुग है भाई। तो चलो फिर शुरू करते हैं। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या एक इंसान इनविजिबल हो सकता है? जी हाँ, हमने मिस्टर इंडिया में देखा है अनिल कपूर को। अच्छा, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? तो ये स्टोरी एक साइंटिस्ट के बारे में है जिसने ऐसा डिस्कवर कर लिया, खोज कर ली, जिससे कि वो खुद को इनविजिबल कर सकता था, अदृश्य कर सकता था। अब बात तो ये है, क्वेश्चन ये है कि उसने इस पावर का मिसयूज़ किया क्या? उसने उसको किसी के भले के लिए यूज़ किया या उसने उसका मिसयूज़ किया? चलो फिर फाइंड आउट करते हैं। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. अब दो लड़कों की बात हो रही है, उनको मतलब वो सरप्राइज़ हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या देखा है, ताज़े ताज़े मडी कीचड़ में पैरों की छाप देखी है, नंगे पाँव की छाप देखी है। तो इसमें सरप्राइज़ होने वाली क्या बात है? अब देखते हैं क्यों उन्होंने देखा। क्योंकि वहाँ पे कोई है नहीं, इंसान नहीं है, लेकिन उसके पैरों की छाप आ रही है। अरे भाई, मैं होती तो मैं तो फटाक से भाग जाती वहाँ से। सच में मैं तो डर जाती। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was the man? अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक नंगे पाँव वाला इंसान एक घर की सीढ़ियों पे क्या कर रहा है लंदन में, और वो आदमी है कहाँ? As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. अब वो मतलब देख ही रहे थे, है ना? As they gazed, ऐसे मतलब देखना, घूर के या मतलब थोड़ा टिक के। तो उनको मतलब एक बड़ी रिमार्केबल, अजीब, अद्भुत एक दृश्य मिला देखने को, है ना? फ्रेश फुटमार्क उनको दिख रहे हैं, लेकिन वो कहाँ से आ रहे हैं? पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन फुटप्रिंट्स का पीछा किया। अरे भाई, सो ब्रेव देवर, बहुत ब्रेव थे भाई, मैं तो मतलब कल्टी हो जाती वहाँ से। वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। तो एक के बाद एक पाँव के छापे पड़े जा रहे हैं, फुटप्रिंट्स ना, सीढ़ियाँ उतरते, प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, गली में जाते हुए। द बॉयज फॉलोड fascinated until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. वो लड़के उसको फॉलो करे जा रहे हैं, है ना? और फैसिनेटेड मतलब उससे अट्रैक्टेड हो रहे हैं, जब तक कि वो मडी इम्प्रेशंस, वो कीचड़ के जो पाँव में जो कीचड़ लग रहा था, उनके जो छापें पड़ रही थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। फेंटर एंड फेंटर मतलब कम होने लगी, और लास्ट में वो डिसअपेयर हो जाती हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। तो ये जो एक्सप्लेनेशन अभी इन्होंने एक मिस्ट्री की दिखाई है, क्वाइट सिंपल है ना, मतलब ठीक है, सिंपल है। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. अब bewildered होता है confused। वो जो बच्चे थे, वो जो लड़के थे, वो obviously confused थे, है ना? अब ये जो इन्होंने बोला था कि जो ये राज था, इसकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी सिंपल दी गई है। हालांकि इसको थोड़ा बढ़ चढ़ के बताया जा सकता था, थोड़ा इसमें एक्स फैक्टर, गरम मसाले डाले जा सकते थे, लेकिन बड़ा सिंपली इसको किया गया है। अब जो कंफ्यूज्ड लड़के हैं वो एक्चुअल में किसको फॉलो कर रहे थे? एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे। वो उनको नहीं पता है, ये हमें पता है, जिसने
जिसने एक डिस्कवरी की है कि मानव शरीर को कैसे अदृश्य किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंट कैसे किया जा सकता है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। अब जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है यहाँ पे, उसका नाम है ग्रिफिन। ठीक है, ग्रिफिन जो साइंटिस्ट है वो एक के बाद एक्सपेरिमेंट करता जा रहा है। किस चीज़ के लिए? कि जो मानव शरीर है उसको हम इनविजिबल अदृश्य बना सकते हैं। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass। फिर उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने अपनी बनाई हुई कुछ रेयर ड्रग्स खा ली और उसका जो बॉडी थी ना वो सच में ट्रांसपेरेंट हो गई, जिसके आर पार देखा जा सकता था। इट वॉज ट्रांसपेरेंट लाइक अ शीट ऑफ ग्लास, बट ये ऐसा नहीं था कि उसके आर पार हम देख सकते हैं तो उसके आर पार हम जा भी सकते थे। नहीं, वो उसके आर पार दिख जाता था, लेकिन वो सॉलिड था। जब उसको अगर हम टच करते तो वो हमें फील होता, दिखता नहीं, लेकिन वी कुड फील दैट। ओके। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। अब था तो वो भाई ब्रिलियंट साइंटिस्ट, लेकिन वो लॉलेस पर्सन था, मतलब कानून वगैरह को नहीं मानता था। हिज लैंड लॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम। उसका जो लैंड लॉर्ड था ना वो उसको पसंद नहीं करता था और उसने ट्राई किया उसको वहाँ से निकालने का, ज़बरदस्ती वहाँ से निकालने का, जहाँ पे वो रहता था रेंट पे। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। अब बदले में ग्रिफिन ने क्या किया? उसके घर में आग लगा दी। तो इससे पता चलता है कि ग्रिफिन जो था वो बेसिकली ही वॉज नॉट अ मैन हु फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। और इतना कोई मुझे बड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है वो, जिस हिसाब से उसने घर को ही आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बींग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। अब प्रॉब्लम क्या थी? अदृश्य तो वो हो सकता था, लेकिन अब उसके लिए कपड़े निकालने पड़ते थे, क्योंकि कपड़े तो दिखेंगे ना बॉडी पे, सिर्फ उसकी बॉडी इनविजिबल थी, लेकिन उस पर कुछ भी लगा होगा वो दिख सकता था। ठीक है। Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked। अब घर में उसने अपने उधर तो आग लगा दी बदले में। अब उसके पास वो क्या था? एक बिना घर के, जैसे वॉन्डरर यहाँ वहाँ घूमता था, ना घर था, ना कपड़े थे, ना पैसा था, सिर्फ वो अदृश्य था। और कब तक अदृश्य रहता था? जब तक कि जैसे उसके पाँव कहीं मिट्टी में आ गए कीचड़ के, तो उसके पाँव नहीं दिखेंगे, लेकिन उनके इम्प्रिंट्स, उनकी छापें दिखती थीं जैसे वो चलता था। और यही रीज़न था कि वो लड़कों को वो छापें दिख रही थी। ही एस्केप्ड ईजिली इनफ फ्रॉम द बॉयज़ हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंडन। तो लंदन में जो लड़के उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे उनसे तो वो ईजिली बच गया। बट हिज एडवेंचर्स वर बाई नो मीन्स ओवर। बट उसके जो एडवेंचर्स थे वो ओवर नहीं होने का नाम लेते थे। एक के बाद वो कुछ ना कुछ करता रहता था, ब्लंडर्स। ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स। अब अदृश्य तो वो हो गया था, उसके लिए उसको बिना कपड़ों के रहना पड़ना था, लेकिन उसने टाइमिंग गलत चुन ली, क्योंकि लंदन में उस टाइम पे सर्दियों का सीज़न था। इट वॉज मिड विंटर, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। हवा मतलब बहुत ठंडी थी और वो कपड़ों के बिना मैनेज नहीं कर सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। तो उसने क्या किया? फिर गलियों में ऐसे झक मारने की बजाय उसने क्या सोचा कि वो कहाँ गया? लंदन के एक स्टोर में गया गर्माहट के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर ठंड होगी तो अंदर अपने ब्लोअर्स लगे होंगे जिससे कि गर्माहट रहती है। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। तो क्लोजिंग स्टोर को बंद करने का टाइम आ गया। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। और जब तक उसके स्टोर के डोर क्लोज होते तब तक ग्रिफिन ने क्या क्या किया था? उसने क्लोथ्स भी पहन चुके था वो, और उसने खुद मतलब अच्छे से उसने खा पी लिया था बिना किसी खर्चे के डर से। ठीक है। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स। उसने क्या किया? बॉक्सेस खोले, खाया पिया, रैपर्स खोल के खा पी लिया और वार्म कपड़ों में खुद को फिट भी कर लिया। सून विथ शूज़ एन ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। फिर उसने शूज़ पहन लिए, ओवरकोट पहना और बड़ा सा एक हैट पहना, और वो इस तरह से अच्छा खासा फुली ड्रेस्ड और विजिबल पर्सन बन चुका था। ठीक है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken
from the grocery store. Finally he settled down to sleep on a pile of quilts. तो उसने किचन में, रेस्टोरेंट के किचन में क्या क्या दिखा उसको, कोल्ड मीट, कॉफ़ी खाया पिया उसने अच्छे से, फिर उसने पहले तो पेट भरा, फिर उसने स्वीट्स भी खाई, वाइन भी ली, ठीक है। उसके बाद फिर वो रजाइयों के एक ढेर पर आराम से सो गया। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर सुबह वो थोड़ा टाइम से जग जाता तो सब कुछ ठीक रहता, लेकिन ऐसा था नहीं। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अनटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। वो सोया रहा, जागा नहीं, और जो स्टोर के असिस्टेंट थे वो अगली मॉर्निंग तक पहुंच चुके थे वहाँ पे दोबारा। व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगैन टू रन। जब उसने देखा कि कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, जो जिन्होंने स्टोर खोला था, उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे कौन है, ये लेटा हुआ है ना, उसको उसकी तरफ आए तो वो पैनिक्ड, मतलब वो एकदम से बौखला गया और उसने भागना शुरू कर दिया। दे नेचुरली गेव चेज। वो ऑब्वियसली वो उसके पीछे भागे उसको पकड़ने के लिए। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। तो वो भागने में, उनसे बचने में कैसे कामयाब हुआ, वो जब उसने कपड़े अपने, जो उसने अभी नए नए कपड़े उसने पहने थे, उनको उतार दिया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल्ड जनवरी एयर। तो एक बार फिर से वो अदृश्य था, इनविजिबल था, लेकिन वो बिना कपड़ों के था, वो भी जनवरी की ठंडी हवाओं में। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. अब उसने क्या सोचा कि अब उसको एक थिएट्रिकल कंपनी, किसी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे थिएटर्स वगैरह, प्ले वगैरह लोग करते हैं। वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे कपड़ों के साथ साथ आपको कोई और सामान भी मिल जाता है, मूछें मिल जाएंगी और भी सामान, क्योंकि वो अलग अलग चेहरे बना के प्ले करते हैं। तो जब वो कपड़े पहनता था तो ठीक है, उसके शोल्डर तक तो आते थे ऊपर, ठीक है, हेड पे वो कैप लगाता था, लेकिन बीच में वो बीच में तो कुछ भी नहीं होता था ना, तो उसका वो विजिबल नहीं रहता था, तो वो अजीब सा लगता था। तो वो उसने सोचा कि मैं उस जगह पे जाऊंगा, किसी थिएट्रिकल कंपनी में, जहाँ पे उसको कपड़ों के अलावा कुछ और चीज़ें मिल जाएं, जिससे वो अपने शोल्डर्स के ऊपर का हिस्सा, जो एम्प्टी स्पेस है, उसको भी कवर अप कर सके। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ठंड से कांपते हुए वो कौन सी जगह पे गया? ड्रूरी लेन एक जगह है जहाँ पे मतलब थिएटर्स वगैरह का वो गढ़ मान लो, ठीक है। ही सून फाउंड ए सूटेबल शॉप। जल्दी ही उसको एक जिस तरह की इसको शॉप चाहिए थी मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड। फिर वो ऊपर गया, ठीक है, इनविजिबल, किसी को दिख तो नहीं रहा था, ऊपर जाता है। जब वो वापस आया तो उसने फोरहेड, अपने माथे पे बैंडेज बांधी हुई है, ठीक है। डार्क ग्लासेस, एकदम डार्क वाले ग्लासेस, चश्मा पहना हुआ, जिससे कि उसके आंखें, क्योंकि चश्मे के नीचे आंखें तो दिखेंगी नहीं, तो लोग डर ना जाएं देख के, तो वो एकदम डार्क कलर का था। फॉल्स नोज, एक नकली नाक लगा ली। बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हेड, और बिग बुशी साइड विस्कर्स, विस्कर्स जैसे ना साइड की दाढ़ी, ठीक है, घनी दाढ़ी साइड की, चीक्स के पास, उसने ना वो लगा ली और बड़ी सी हैट लगा ली। इस तरह से उसने मैनेज किया अपना फेस बनाने का। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. अब सारा कुछ उसने अपना पहले तो अरेंज किया, फिर उसने क्या किया, शॉपकीपर को पीछे से उसने कैलेसली, होता है मतलब निर्दयता से, जिसके मन में, इमोशनलेस इंसान, निर्दयी, अटैक कर दिया पीछे से, और उसको उसने लूट लिए, सारे पैसे वैसे वहाँ से लूट लिए। तो मतलब कि वो अपनी पावर का एक्चुअली वो मिसयूज़ कर रहा था। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. अब उसने क्या किया कि लंदन तो बड़ा क्राउडेड रहता था, वहाँ पे जब भी वो कपड़े पहनता था कोई ना कोई उसको देख लेता था, है ना। तो उसने ट्रेन ली एक विलेज को, आइपिंग नाम का एक विलेज है, वहाँ पे उसने एक लोकल होटल बोल लो, ठीक है, वहाँ पे उसने 2 रूम्स बुक करवा लिए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर्स वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अब उस गांव में, उस होटल में बोलो, इन में इतनी सर्दियों में किसी का आना एक अनयूजुअल इवेंट था, क्योंकि वो मौसम जो था वो टूरिस्टी का नहीं था, मतलब टूरिज़्म का नहीं था। जैसे अच्छे मौसम में ही कहीं घूमने जाते हैं ना, इतनी बर्फ़ में, इतनी ठंड में कोई भी नॉर्मल नहीं घूमने आता था। तो वो उसने 2 दिन के लिए वहाँ पे बुक किया एक रूम, तो उसने जस्ट अ मोमेंट 2 रूम्स बुक किए उस
होटल में। तो ये एक अनयूजुअल इवेंट था। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपेयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग। अब टंग्स वैगिंग होता है चर्चा का विषय, ठीक है। अब एक ऐसा अजनबी और बड़ी अनकॉमन सी अपेयरेंस थी ना उसकी, तो जैसे वो वहाँ पे गया सब में बातें लग पड़े करने की, कैसा ना अजीब सा है और इस मौसम में आया। मिसिस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। अब जो वहाँ की जो वो होटल था उसका जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी मिसिस हॉल, उसने ना बड़े एफर्ट्स किए उसके साथ थोड़ी जान पहचान बढ़ाने की। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर माई रीज़न फॉर कमिंग टू आई पिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। लेकिन ग्रिफिन ने उसको बिल्कुल भाव नहीं दिया, ठीक है। उसने क्या बोला कि मेरा यहाँ पे आने का रीज़न क्या है, मुझे एकांत चाहिए, सॉलिट्यूड, एकांत चाहिए। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क। मुझे मेरे काम में कोई भी डिस्टर्ब ना करे, मुझे मतलब पसंद नहीं है ऐसे, ठीक है। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। और बोलता है क्योंकि मतलब उसने क्या रीज़न दिया, तो उसका पहनावा बड़ा अजीब सा था। कहता है एक एक्सीडेंट में मेरा चेहरा बिगड़ चुका है, इसलिए मैं ऐसे पहन के आया हूँ, मुझे एकांत चाहिए और मुझे मेरे काम में किसी की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. अब जब उसने बताया कि मेरा चेहरा ऐसे ख़राब है, मुझे एकांतपन चाहिए, तो एक्सेंट्रिक होता है सनकी टाइप, तो जो वो मिसिस हॉल थी वो सेटिस्फाइड हो गई कि ठीक है भाई इसके रीज़न है इसलिए ये ऐसा है, और उसको पैसे तो एडवांस में मिल गए थे। तो वो क्या करती थी, उसकी जो फालतू की थोड़ी इरिटेटिंग सी हरकतें थी, स्ट्रेंज हैबिट्स थी, वो उनको इग्नोर करती थी, ठीक है। बट द स्टॉलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन जो पैसे चुराए थे कितने दिन तक चलते, वो ख़त्म तो होने थे, हो गए। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। और फिर ग्रिफिन को एडमिट करना पड़ा कि भाई अभी उसके पास कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड हाउ एवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। तो उसने क्या प्रिटेंड किया कि उसका जो कैश है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन हाँ उसका चेक कभी भी किसी टाइम पे आ सकता है। तो मतलब वो ये दिखा रहा है, चेक कहाँ से आएगा, कौन भेजेगा उसको। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। अब थोड़े टाइम के बाद एक मतलब बहुत सनसनीखेज सा कुछ हुआ। क्या हुआ, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाई नॉइजेज इन द स्टडी। Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. मतलब क्या हुआ कि बहुत सुबह क्लर्जी मैन होते हैं जो जैसे चर्च से रिलेटेड, ठीक है, वो कहीं मतलब रिलीजियस टाइप ऑफ मैन, उसकी और उसकी वाइफ जागे, ठीक है, बाय नॉइजेस, उनके स्टडी रूम में कहीं पे नॉइज़ हो रहा था। क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स, तो वो ऐसे मतलब वो उन्होंने क्या सुना, धीरे धीरे डाउन सीढ़ी से नीचे आते टाइम उनको पैसों की खनखनाहट, सिक्कों की खनखनाहट सुनाई दी। मतलब उनको लगा कि उसका जो डेस्क था उसमें से कोई पैसे निकाल रहा है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद अ पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंग अपॉन द डोर सरेंडर। और उसने नॉइस नहीं किया, चुपचाप से, और ताश के पत्तों की गड्डी हाथ में पकड़ी हुई है और कस के पकड़ा हुआ है, और उसने ऐसे डोर को एकदम पकड़ ऐसे पटका और कहा, जिसे कहते हैं ना सरेंडर, कि रुक जाओ, है ना, सरेंडर, कि अपने आप को मेरे हवाले कर दो। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपेयर्ड टू बी एम्प्टी। और वो हैरान रह गया, आवाज़ें तो आ रही थी लेकिन कमरा तो बिल्कुल खाली था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टन्स एंड इवन अप द चिमनी। उसकी और उसकी वाइफ ने डेस्क के नीचे देखा, पर्दों के पीछे देखा, इवन चिमनी के ऊपर भी देखा। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, किसी का मतलब नामो निशान तक नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपनड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। लेकिन डेस्क खुला हुआ था और उसमें जो हाउस कीपिंग घर के खर्चे के लिए जो सामान पैसे रखे थे वो गायब थे। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। पूरा दिन वो क्या बोलता रहा, यार ये कैसे हो सकता है ना, मतलब अद्भुत, अजीब, असाधारण घटना हुई है। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन उससे भी कुछ अजीब होने वाला था मिसिस हॉल के फर्नीचर के साथ। अब क्या हुआ होगा देखते हैं। The landlord and his wife were up very early. तो वो ऊपर गए सुबह सुबह एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। और उनको हैरानी हुई कि साइंटिस्ट का डोर जो था वो एकदम खुला पड़ा था, हालांकि वो हमेशा अपना डोर बंद रखता था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, हमेशा वो बंद और लॉक्ड ही रहता था। एंड वॉज फ्यूरियस इफ़ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, और कोई भी उसके रूम में जाता था ना तो वो भड़क जाता था, गुस्सा हो जाता था।
द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। तो दे पीप्ड अराउंड द डोर, द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, मतलब कि ऐसा नहीं था कि वो मतलब गायब था वहाँ से, ऐसा कैसे, है ना। तो उन्होंने दरवाजे से झांका, सो नोबडी, कोई भी नहीं था अंदर, एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, फिर उन्होंने सोचा कि कहाँ गया भाई वो, इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। बेड क्लोथ्स मतलब चादर वादर देखी तो वो ठंडी पड़ी ही थी, है ना। तो मतलब उसका यही था कि वो था, मतलब वो है नहीं था बेड पे, तो वो नहीं था, ठीक है। और बड़ा अजीब सा था कि क्या चक्कर होगा। क्लोथ उसके, बैंडेज जो वो हमेशा पहने रखता था वो भी रूम में पड़े हुए थे, और बिस्तर भी ऐसा लग रहा था कि वो उस पर बिस्तर पे सोया नहीं था, ठंडा था बिस्तर भी, गर्म नहीं था। ऑल ऑफ अ सडन मिसिस होल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। थोड़ी देर बाद ना मिसिस होल को अपने कान के पास ना स्निफ होता से ऐसे ऐसे वाली आवाज़ ना नाक से करने उसको सुनाई दी। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। थोड़ी देर में क्या हुआ, जो बेड पोस्ट मतलब बेड पोस्ट होता है जैसे जहाँ पे बेड की ये लेग्स बोल सकते हैं ना, वहाँ पे जो उसका हेड पड़ा हुआ था वो उछला और सीधा मिसिस होल के फेस के पास एकदम उड़ के उसके पास गिरा। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, फिर बेडरूम की चेयर जो थी वो जिंदा हो गई, अलाइव, हिलने लगी वो। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, हवा में उड़ती वो सीधी उसकी तरफ आई, लेग्स फॉरमोस्ट, और ऐसे टांगे उसकी एकदम आगे को तनी हुई। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, और जैसे वो चेयर उनकी तरफ ऐसे उसकी तरफ आती है, वो और उसके हस्बैंड एकदम मतलब डर के मारे मुड़ जाते हैं। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपेयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। तो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर थी, नेचुरली वो चेयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों थी, क्योंकि वो चुपचाप वैसे नहीं थी जैसे रखी हुई थी, वो हवा में उड़ रही थी, उनकी तरफ आई और उसने उन दोनों को रूम से बाहर निकाला, धकेला, और जैसे दरवाज़ा पटक के लॉक हुआ रूम का। मिसिस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स होता है जैसे इससे ना, मतलब इतनी डर के मारे उसकी जो बॉडी मूवमेंट्स थी, उसके इमोशंस उसके बस में नहीं थे, काबू में नहीं थे, ऐसा लगता उसको कोई दौरा वोरा पड़ गया है। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कोज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। वो पक्की मतलब उसको श्योरिटी थी कि ये रूम में कुछ भूत वूत का चक्कर है, आत्मा वात्मा का, और ये जो स्ट्रेंजर आया ना, यही मतलब इसका मतलब इसने कुछ किया है उसके फर्नीचर में। माई पोर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। और वो मोन मतलब ऐसे मतलब डर के मारे वो बुद आ रही है, ऐसे सदमे में कह रही है कि मेरी मतलब माँ इस चेयर पे बैठा करती थी, है ना, और कहते कि ये चेयर आज मेरे ही खिलाफ, मतलब मुझे ही इस चेयर जो है वो हर्ट कर रही है उसको, मतलब वो सदमे में आ गई बेचारी। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. जो नेबर्स थे वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये पक्का कोई जादू टोना है, चुड़ैल बुड़ैल का काम है, बट विच क्राफ्ट और नॉट। When news of burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. ये तो बातें हो रही थी जादू टोने की, लेकिन जब क्लर्जीमैन के घर में चोरी की न्यूज़ फैली तो जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट था वही एक मतलब बोलते ना कि उस पर सबसे ज़्यादा शक उसी पे हुआ, ठीक है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। और ये जो सस्पिशन था, जो शक था, शक कैसे गहरा हुआ जब उसके पास रेडी कैश मिला, जबकि उसने कुछ टाइम पहले ही बोला था कि उसके पास अब कैश नहीं है। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, अब विलेज कॉन्स्टेबल को चुपचाप से बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। तो उसने जो मिसिस हॉल थी वो इतनी मतलब उनमें पेशेंस नहीं रहा, और कांस्टेबल के आने से पहले ही वो गई साइंटिस्ट के पास, जो एकदम से कहीं से अपने खाली बेडरूम से अपेयर हो गया था। I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded, and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. कहती मुझे ये बताओ भाई, मुझे ये जानना है तुम मेरी चेयर के साथ ऊपर क्या कर रहे हो, क्या किया तुमने मेरी चेयर के साथ, है ना। और कहती मुझे ये भी बताओ कि तुम एक खाली बेडरूम से बाहर कैसे निकले, और तुम एक लॉक्ड बेडरूम में गए कैसे, लॉक्ड रूम में तुमने एंट्री कैसे ली। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस।
तो साइंटिस्ट तो पहले से ही बड़ा ही, वो तो पहले से इम्पेशेंट टाइप का इंसान था और अब वो बड़ा गुस्सा हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड। वेरी वेल, आई शो यू। कहती तुम्हें समझ नहीं आया मैं कौन हूँ? ठीक है, चिल्लाया वो। कहता अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर, स्पेक्टेकल्स एंड इवन नोज। फिर उसने क्या किया, बैंडेजेस उतार के फेंके, विस्कर्स अपनी दाढ़ी जो साइड में लगाई थी वो उतार के फेंकी, चश्मा फेंक दिया और नोज़ भी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और उसको ये सब करने में 1 मिनट का टाइम लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। और आप इमेजिन कर सकते हो ऐसे वो कर रहा है और है क्या उसके, मतलब जैसे जैसे वो अपने बैंडेज उतारा है तो कुछ भी नहीं ना, इनविजिबल है वो। तो मतलब लोग तो जो बार में लोग थे वो मतलब डर गए हैं, और एक मतलब बिना हेड के इंसान को देख के उनका बुरा हाल हो रहा है। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। अब जो कांस्टेबल था मिस्टर जेफर वो पहुंचा और उसको सरप्राइज हुआ कि उसको किसको अरेस्ट करना है, एक ऐसे इंसान को जिसका सिर ही नहीं है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। बाकी तो लोग डर गए थे, लेकिन जेफर जो था वो अपनी ड्यूटी का बड़ा पक्का था। उसका मतलब उसको कोई अपनी ड्यूटी से करने के लिए वो डरा नहीं, और उसका मतलब वो डिटरमिन था कि मुझे एक ऐसे इंसान को अरेस्ट करना है जिसका सर नहीं है। इफ़ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। तो उसका क्या था कि कहता कि जज जो मैजिस्ट्रेट है उसने मेरे को वारंट निकाल के दिया है कि इस इंसान को अरेस्ट करना है तो मुझे उसको करना ही है, चाहे उसका सिर हो या ना हो। मतलब वो अपनी ड्यूटी के लिए एकदम पक्का है, डिटरमिन्ड है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब इमेजिन करो सीन कैसा होगा। मतलब वो कांस्टेबल एक ऐसे इंसान को अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा है जो जैसे जैसे कपड़े उतार रहा है वो इनविजिबल होता जा रहा है। Finally, a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. और फाइनली क्या होता है, एक शर्ट जो है वो हवा में उड़ती है और कांस्टेबल बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, जिसको वो देख नहीं पा रहा है, उसको वो अरेस्ट करने के लिए वो स्ट्रगल किए जा रहा है। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की, थोड़ा उन्होंने डर को काबू किया, है ना। उन्होंने सोचा चलो इसको पकड़ने में हेल्प करते हैं, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नाउ हेयर। और जब जैसे उन्होंने कांस्टेबल की हेल्प करनी चाहिए तो उनको भी मुक्के पड़े और पता नहीं लग रहा था कहाँ से आ रहे हैं, धक्के मुक्के कहाँ से पड़ रहे हैं उनको। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटैम्प्ट टू होल्ड ऑन टू अनसीन साइंटिस्ट। और लास्ट में क्या होता है, बेचारा जेफर जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि जब उसने लास्ट अटैम्प्ट किया उस अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने का तो ओबियसली उसने उसको मारा होगा, हिट किया होगा, तो वो भी अनकॉन्शियस हो जाता है। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, और हाहाकार मचा हुआ है, शोर शराबा, डरे हुए लोग, एक्साइटेड क्राइज पकड़ो पकड़ो उसे। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, लेकिन ये कहना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। और ग्रिफिन ने क्या किया, उसको कोई उसको मतलब टच कर पा रहा होगा पर लेकिन उसने क्या किया, वो छूट गया सबसे, और किसी को पता ही नहीं था कि उसको पकड़े कहाँ से, दिख ही नहीं रहा था। सारे कपड़े जब उसने उतार दिए तो वो किसी को दिख ही नहीं रहा था, और लोगों को वो बोल तो रहे थे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लेकिन पकड़े किसको, कोई हो सामने तब तो उसको पकड़े ना। तो इस तरह आपकी स्टोरी जो है वो ख़त्म होती है। वेरी इंटरेस्टिंग, मज़ेदार स्टोरी थी, लेकिन मज़ेदार स्टोरी को स्टोरी ही रहने देंगे। लाइफ में कभी भी जब भी हमारे पास कोई भी पावर आती है, ठीक है, कोई भी छोटी से छोटी पावर, बड़ी से बड़ी पावर, हमें कभी उसका मिसयूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब ये साइंटिस्ट था, अगर ये इनविजिबल है तो इसको वो देश की अच्छी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकता था, लेकिन वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए इसको यूज़ कर रहा है, अपने ग्रजेस निकाल रहा है ना। तो ये चीज़ अच्छी बात नहीं है, बट ठीक है, स्टोरी है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि हमें हमेशा अपनी पावर को अच्छे तरीके से यूज़ करना है। एंड आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी and see you in the next video. Bye bye, tata.